सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का स्टार्ट होगा वीक नंबर 3 विद द लेक्चर नंबर 18। 17 लेक्चर्स जो हम लोगों ने अभी तक किए हैं, उम्मीद करता हूँ आपने उनको रिवाइज भी कर लिया होगा, प्लस जो संडे को आपका टेलीग्राम ग्रुप पे टेस्ट हुआ था उसको भी आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, भले अगला लेक्चर ना देखें लेकिन चीज़ों को रिवाइज़ करते चलें पहले, ठीक है। क्योंकि नहीं तो फिर होगा क्या कि आप चीज़ें नोट्स में तो आपकी लिखी होंगी लेकिन दिमाग में नहीं छपेंगे, और दिमाग में छपना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास आपका सिर्फ दिमाग होगा, ना कि आपकी नोटबुक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम में बैठें, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कल सीडीएस का एग्ज़ाम भी हुआ था, जिन लोगों ने दिया उन लोगों को पता है ना, कि सीडीएस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस बने आप लोगों से, जो हम लोगों ने यहाँ कुछ चीज़ें की हैं एसएससी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स का जो सेशन आना था संडे को, जैसा कि मैंने कल टेलीग्राम पोस्ट करके बता दिया था, ड्यू टू सीरियस एग्ज़ाम कल वो मैं अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि सीरियस एग्ज़ाम का भी एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें करवानी थी। लेकिन ये जो आपको लेक्चर है करंट अफेयर्स का, ये 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। वैसे हर संडे को ही मिला करेगा, लेकिन इस संडे वाला ड्यू टू सीरियस एग्ज़ाम नहीं मिल पाया, वो 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे दैट विल बी फ्रॉम दी अक्टूबर मंथ। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर इन द रेन ऑफ द रूलर अलाउद्दीन खिलजी। शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैक्सेस लिखा है, टैक्सेस नहीं लिखा है। अब टैक्सेस तो 6-7 हो सकते हैं, लेकिन टाइप ऑफ टैक्स ये पूछा है कितने थे। और आई थिंक मैंने आपको ये बताया भी था जब कोई क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी का आया था वहाँ पे। तो 3 प्रकार के टैक्स थे। एक तो था टाइप यहाँ पे पोल टैक्स जिसको बोला जाता था, जिसमें कि आपका जजिया आता था, ठीक है। जजिया क्या था? ये टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, यूजुअली हिंदूज़ पे, मतलब जितने जो भी अगर कोई मुस्लिम नहीं है उस पे लगाया जाएगा, सिंपल सा ये है। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। फिर इसको अबॉलिश वगैरह भी किया था, अकबर ने अबॉलिश किया था, फिर उसको औरंगज़ेब ले आया था। वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट ये ध्यान रखिए पोल टैक्स था जजिया, जो कि नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था। और इसी तरह होता था ज़कात, ठीक है। क्या होता था? ज़कात, ये मुस्लिम्स पे लगाया जाता था कि भाई जैसे नॉन मुस्लिम्स पे जजिया लगाया जाता था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, उस बात का ये टैक्स है, ठीक है। तो मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, दैट वाज इक्विवेलेंट टू दैट जजिया टैक्स, ठीक है। फिर एक था आपका हाउस होल्ड टैक्स, ठीक है। हाउस होल्ड टैक्स, इसमें किस टाइप के टैक्स आपके लगाए जाते थे? जैसे कि आपका घरई हो गया, ठीक है। घरई, इसको जो घरई है ना, एक बार सवाल पूछा गया था सीजीएल एग्ज़ाम में, जजिया दे दिया था, ज़कात दे दिया था, घरई दे दिया था, और आई थिंक चरई दे दिया था। उसमें यह पूछा था इनमें से कौन सा टाइप ऑफ टैक्स अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था। जैसे अगर आप बात करें हम जजिया की, तो अभी जैसे हमने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अगर हम बात करें घरई की, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। घरई हो गया आपका, चरई हो गया, ठीक है। चरई चारा, यानी कि जो पैस्चर्स होते थे उन पे ये लगाया जाता था टैक्स। तो ये याद रखना, 3 टाइप के टैक्स होते थे, पोल टैक्स, हाउस होल्ड टैक्स, और एक होता था टैक्स ऑन कल्टीवेशन, ठीक है। जो भी कल्टीवेशन होता था उस पर टैक्स लगाया जाता था। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है खराज, ठीक है। खराज इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी दी करेक्ट आंसर। बाकी अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग, तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग। पहली बात तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसने शहनाई बोल रहा हूँ, इसने सिकंदर सैनी का, ठीक है, सिकंदर सैनी का टाइटल लिया था, ठीक है। और अगर बात करें इसके कोर्ट में आमिर खुसरो थे, ठीक है, आमिर खुसरो। और इसका एक्चुअल में जो नाम है ना वो अली गुरसप था, ठीक है, अली गुरसप। क्लियर? और हाँ, कुछ यहाँ पे पता होना चाहिए, जैसे इसने दीवाने मुस्त खराज की स्थापना करी। दीवाने मुस्त खराज ये क्या था? ये एक डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स था। क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स। एरियर क्या होता है? एरियर मतलब जो पेमेंट ओवर ड्यू होता है, जो ड्यू पेमेंट होता है, उसके लिए दीवाने मुस्त खराज जो है ये इसने सेटअप किया था। प्लस शहनाई मंडी, ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आया था आपके सीजीएल मेंस पे। शहनाई मंडी ये था रिगार्डिंग कि जो आपका प्राइस वगैरह है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, फॉर दी प्राइस कंट्रोल। बस इतनी चीज़ें अभी आपको याद रखनी इसमें, ठीक है। और अली गुरसप, सिकंदर सैनी, आमिर खुसरो, अली गुरसप इसका नाम था, और शहनाई मंडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए सहायक या सहायक नहीं है?
ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, होर्डिंग या फिर वेयर हाउसिंग। तो ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए इनमें से कौन सा सहायक नहीं? ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल सहायक होगा, इंश्योरेंस वो भी होगा, ठीक है, वेयर हाउसिंग जहाँ पे चीज़ों को रखा जा सके, होर्डिंग ये किसी तरह से ट्रेड के लिए कोई सहारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी? भूविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आर्ट स्मिथ, अल्फ्रेड वेगनर, जेम्स हटन या फिर जॉन बटलर? फादर ऑफ जियोलॉजी आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जेम्स हटन। अब ये चीज़ आपको एक पता होना चाहिए कि जियोलॉजी और ज्योग्राफी में अंतर क्या होता है और फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले ज्योग्राफी का फादर बोलते हैं इराटोस्थेनेस को। किसको? इराटोस्थेनेस। अब यहाँ पे याद ये चीज़ रखिएगा, जियोलॉजी ज्योग्राफी में सिंपल सा अंतर है कि जियोलॉजी जब आप अर्थ के इंटीरियर को पढ़ते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज जियोलॉजी, और जब आप अर्थ के एक्सटीरियर को पढ़ते हैं, एक्सटीरियर को मतलब है आप माउंटेन्स, प्लेट्यूज, नदियों, इनके बारे में, पहाड़, ठीक है, पठार, इनके बारे में पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी बोलते हैं। और अगर आप इंटीरियर के बारे में पढ़ते हैं, अंदर, जैसे हम कोर, मैंटल, क्रस्ट ये सब पढ़े हैं ना, तो वो सब दैट इज़ टर्म्ड एज जियोलॉजी। क्लियर है? अल्फ्रेड वेगनर की बात करें तो इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन्होंने ये बताया था, जैसे कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, पहले जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स थे सब एक साथ हुआ करते थे, जिसको हम पैंजिया बोलते थे, ठीक है, और जितना भी पानी था वो एक साथ होता था, जिसको हम पैंथालासा बोलते थे। फिर हुआ क्या, ये पैंजिया टूटना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे कॉन्टिनेंट जो है ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किए। तो ये जो थ्योरी है ये अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। हमने एक और ऐसी थ्योरी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी? बहुत इंपॉर्टेंट है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ये किसने दी? तो याद रखिएगा, ये हैरी हेस ने दिया था थ्योरी, ठीक है, हैरी हेस ने ये थ्योरी दिया था। अभी बात कर लेते हैं, फादर और मदर की बात आई है तो फादर ऑफ हेरिडिटरी या फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? ठीक है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसको बोलते हैं? सांख्यिकी जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स या फिर हेरिडिटरी तो ये बोलते हैं जॉन ग्रेगर मेंडल को, ठीक है, ग्रेगर मेंडल, बस आपको शॉर्ट में नोट करना है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें, टैक्सोनॉमी होता है क्या, जरा आपको होमवर्क बताएंगे कमेंट सेक्शन में, टैक्सोनॉमी कौन सा किस चीज़ की स्टडी है, ठीक है, टैक्सोनॉमी। इनके फादर कहे जाते हैं कार्ल लाइनस, ठीक है, LINNAEUS होगा, ठीक है, लाइनस। और स्टैटिस्टिक्स की बात करें, सांख्यिकी की, तो इसमें 2 कैटेगरी आ जाती हैं, इंडिया में किसको बोलते हैं और इन जनरल वर्ल्ड में किसको बोलते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर हम किसको बोलते हैं? नॉर्मन बोरलॉ को, लेकिन इंडिया में बात करें तो MS स्वामीनाथन जी को बोलते हैं। तो ऐसे स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो रोनाल्ड फिशर को इसका जो है बोला जाता है फादर। और अगर इंडिया में बात करें, हम लोग पहले देख चुके हैं, PC महालनोबिस, ठीक है, जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में जिसकी स्थापना करी, और इनके जन्म दिवस को 29 जून को हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम टेकन अप टू विच द वेदर वेरिएशंस आर कंसिडर्ड टू प्रिडिक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज डैशियस। किसी स्थान की जलवायु की भविष्यवाणी करने के लिए मौसम की विविधताओं पर विचार करने में लगने वाली न्यूनतम अवधि कितने वर्ष होती है? देखिए, अब हम 2 टर्म्स है जिनको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उनका डिफरेंस हमें नहीं पता होता है। एक होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। सिंपल सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये है कि वेदर होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म जो भी आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उनको हम वेदर टर्म बोलते हैं। और यही वेदर को, या फिर हम बात करें अगर हम लॉन्ग टर्म पीरियड में इसी चीज़ को कैलकुलेट करें, किस चीज़ को, एटमॉस्फेरिक कंडीशन किसी लोकेशन की, इसको क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में 2-3 दिन लगातार बारिश हो गई, तो इसको देख के क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि राजस्थान का क्लाइमेट रेनी है या फिर वेट है? नहीं बोल सकता हूँ। या फिर अगर मैं मेघालय में जाऊँ और मेघालय में, ठीक है, मुझे कहीं सूखा दिख जाए या फिर कई दिनों तक बारिश ना हो, तो ये क्या मैं ये बोल दूँगा कि यहाँ का क्लाइमेट ड्राई है? बिल्कुल नहीं, वो होगा वेदर आपका। क्लाइमेट होता है कि लॉन्ग टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल हम राजस्थान का क्लाइमेट ड्राई बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम लगभग 30 साल तक किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे इन जनरल वहाँ का वेदर कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने बहुत पढ़ाई कर ली है, फिर आप गए किसी के घर में,
ठीक है। और मान लेते हैं किसी के जिसके भी घर में गए, वहाँ पे जो बंदा है, कोई लड़का है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, मतलब सुबह से रात तक पढ़ाई कर रहा है, तो क्या आप ये बोल सकते हैं पढ़ाकू बच्चा है? नहीं, वो आज पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाकू बच्चा हुआ। उसको हम एक पर्टिकुलर टाइम तक, या फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2 महीने 3 महीने तक अगर वो उसी शेड्यूल को फॉलो करते तब उसको हम पढ़ाकू बच्चा बोलेंगे, है कि नहीं? तो उसी तरह क्लाइमेट है, जब हम 30 साल तक ऑब्जर्व करेंगे वहाँ का वेदर कैसा है, तब हम बोल देंगे कि हाँ यहाँ का क्लाइमेट, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि हाँ राजस्थान का क्लाइमेट ड्राई है, मेघालय का वेट है, बैंगलोर का बात करें तो नॉर्मल है वहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 30 साल तक हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला वाला है आइडेंटिफाई एन ऑप्शन दैट डज नॉट रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स। एक विकल्प की पहचान करें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अब हम टाइप ऑफ सेल पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं इसमें, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने 2 टाइप ऑफ सेल पढ़ी थी, एक तो यूकैरियोटिक और एक पढ़ी थी प्रोकैरियोटिक। तो जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं। मतलब कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक में सारी चीज़ें यानी जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। और प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। यहाँ पे एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसमें होता है न्यूक्लियोइड। याद कैसे रख सकते हैं? याद ऐसे रख सकते हैं कि इनके नाम में प्रो है, प्रो तो समझते हैं ना, तो ये पहले से ही प्रो है, तो इसको सारी चीज़ें नहीं चाहिए, ना तो सेल ऑर्गेनल चाहिए ना तो न्यूक्लियस चाहिए, क्योंकि अपने आप में ये क्या है? प्रो है, ठीक है। तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी जगह न्यूक्लियोइड होता है। इसके एग्जाम्पल में जो भी आप चाहे कुछ भी ले लो, चाहे प्लांट सेल हो गया आपका जितना, ठीक है, आपकी एनिमल सेल हो गई जितनी भी, वो सारी इसमें यूकैरियोटिक में आ जाती हैं। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में, जो हमसे पूछा कि कौन सा प्रोकैरियोटिक नहीं है, मतलब पूछ रहा है कौन सा यूकैरियोटिक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको कि हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हो गया ब्लू ग्रीन एल्गे, ये आपका होता है प्रोकैरियोटिक। माइकोप्लाज्मा भी आपका प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। और ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे ई कोलाई होगा आपका, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, जिसकी वजह से इस ध्यान रखना, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है ना, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इसकी वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से एक्ने, मुहासे होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोकैरियोटिक के। और स्पर्म तो आप सभी जानते होंगे, है ना, ये तो एनिमल सेल के अंदर आएगा ना, तो ये आपका यूकैरियोटिक होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करके इसको कर सकते थे, ठीक है। अब सेल के मैं डिफरेंट, क्योंकि सब कुछ हम सेल के रिगार्डिंग पढ़ चुके हैं अब, और रिवाइज भी कर चुके हैं, अब बात आती है तुमसे क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको बताना है, जब मैं बोलता हूँ ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स, ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या याद करवाया था? ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स, बताइए आपके दिमाग में क्या आता है? पी से नाम आना चाहिए, वो क्या है? ठीक है, फिर मैं आपसे बोलता हूँ कौन सी 2 सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका जो खुद का डीएनए और राइबोसोम जो है बनाते हैं, ज़रा बताइए। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, तो कौन से 2 ऐसे हैं ऑर्गेनल्स जो खुद का डीएनए और राइबोसोम बनाते हैं? दादा भाई नौरोजी ऑफर्ड अ स्कैथिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द इकोनॉमिक। और एक चीज़ और कि आज आप लोगों के 25 क्वेश्चन हैं, टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ऑफर्ड अ स्कैथिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू हिज बुक एंटाइटल्ड। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक डैश के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना करी। क्या आंसर होगा? आंसर बहुत आसान है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हम लोग पहले ही देख चुके हैं दादा भाई नौरोजी जी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें। क्या क्या चीज़ें हमने देखी इनके रिगार्डिंग? सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। एक तो कांग्रेस के दूसरा जो सेशन हुआ था, एक सेकेंड, कांग्रेस का जो दूसरा सेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी, और एक 1906 का जो कैलकाटा सेशन हुआ था आपका बंगाल पार्टीशन के बाद, जहाँ पे आपका रेजोल्यूशन पास किए गए थे स्वराज, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन पे, उसकी भी अध्यक्षता करी थी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने किताब लिखी थी जिसमें कि इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करी थी कि किस तरह से जो अंग्रेज हैं वो हमारे संपत्ति को लूट रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश एमपी या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था कि ये कौन थे? ये बिजनेसमैन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था ना आपके, जो हम लोगों ने किया था।
प्लस इनके रिगार्डिंग पता होना चाहिए कि इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी। आपको कमेंट में ये बताना है कि किस साल इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी। बस इनके रिगार्डिंग इतनी ही चीज़ें आपसे पूछेगा, इसके बाहर नई चीज़ें जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसी किताब के थ्रू इन्होंने अनऑफिशियल देश की सबसे पहली अनऑफिशियल पॉवर्टी लाइन दिया था, ठीक है। और पॉवर्टी लाइन से फिर मैंने आपको काफ़ी सारी कमिटीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो, और उस कमिटी पे कल क्वेश्चन आ भी गया सीडीएस एग्जाम में। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले बनी थी दांडेकर और रथ कमेटी, दांडेकर रथ, जिसने एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन दिया था। फिर आपको मैंने बताया था अलग कमेटी, जिसने की, याद रखना, इसने न्यूट्रिशनल पॉवर्टी लाइन दी थी कि भाई अगर कोई इतना न्यूट्रिशन लेता है तो वो गरीब अमीर कहलाएगा, या फिर मतलब एक तरह से उन्होंने जो लाइन निर्धारित की वो न्यूट्रिशन के बेसिस पे, कितने कैलोरी अगर कोई कंज्यूम करता है तो वो गरीब कहलाएगा या फिर नहीं कहलाएगा। याद ऐसे रख सकते हैं, ये अलग थे, मतलब बाकी सब दे रहे हैं एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे, ये अपना अलग ही चल रहे हैं, तो इसलिए अलग कमेटी, ठीक है। लकड़वाला कमेटी, लकड़वाला कमेटी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर, और एक और बताया था मैंने, रंगराजन कमेटी। तो ये सारी कमेटीज जो है पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेशन के लिए बनी थी। इन विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जेडाइट स्टोन वॉज फाउंड। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में से किसमें जेडाइट पत्थर पाया गया। तो ये जो है जेडाइट पत्थर कहलाता है, बहुत हरा सा एकदम स्टोन होता है, बहुत ही लकी, बहुत ही महंगा आता है ये, और ये पाया गया दार्जिलिंग हेडिंग में, या फिर दार्जिलिंग हार्डिंग। ये एक आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है, और ये कहाँ पे है, असम में, ठीक है। असम में है दार्जिलिंग हार्डिंग, और वहीं पे ये जेडाइट स्टोन देखने को मिला। मेहरगढ़ की बात करें, यह है आपका पाकिस्तान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और बाकी इस पे यार देखो, जो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स हैं और वहाँ पे क्या मिला, उस पर मैं आपका एक पूरा चार्ट जो है फिर पीडीएफ फॉर्म में करवा के उसको टेलीग्राम पर हमारे एसएससी में अपलोड करवाने वाला हूँ। तो एक बार उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि जब मैं कोई चीज़ आपसे पूछूं, या फिर ताकि मैं आपको वो चीज़ रिवाइज़ करवा सकूं, क्योंकि काफ़ी सारी साइट्स थी, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, राखी गढ़ी, मतलब क्या क्या मिला, कहाँ क्या नहीं मिला, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें अगर, तो ये लगभग 2500 से लेकर 1750 बीसी तक रूल किया था, मतलब ये रहा था, ठीक है। 2500 से लेकर 1750 बीसी, इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और ये जो है अपने टाउन प्लानिंग या फिर अर्बन सिविलाइजेशन के लिए जाना जाता है, ठीक है, टाउन प्लानिंग और अर्बन सिविलाइजेशन था ये, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं, जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक्स मिलती हैं, ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग मैं आपका पीडीएफ शेयर करूँगा, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन है आपके उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित रविशंकर, या फिर पंडित शिव कुमार शर्मा। ग्रैमी अवार्ड पे क्वेश्चन इसलिए पूछा गया बिकॉज पिछली बार का ये क्वेश्चन आपका सीजल का, क्योंकि पिछली बार एक इंडियन रिकी केज को ग्रैमी मिला था, और 2022 में मिला था ना, और फिर से इनको मिल गया, मतलब बैक टू बैक इनको 2 बार मिल गया। पिछली बार मिला था तो इसलिए पूछा, इस बार फिर मिल गया इनको, ठीक है। म्यूज़िक इंडस्ट्री में मिलता है ये ग्रैमी अवार्ड। अगर आपने हनी सिंह का एक गाना काफ़ी पहले आया था कि ग्रैमी ले आऊँगा, ऐसे करके कोई गाना था, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पहली बात तो फर्स्ट इंडियन कौन था ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले, तो हमारे पंडित रविशंकर थे, जो सितार वादक थे, सितार। और अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि सितार को वेस्टर्न जो आपका कॉन्टिनेंट है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया, तो पूरा क्रेडिट रविशंकर जी को ही जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इनको वेस्ट मीट्स ईस्ट नामक जो एल्बम है उसके लिए इनको ग्रैमी मिला था, क्लियर है। इन्हीं के ही शिष्य थे, या शिष्य नहीं बोलेंगे सॉरी, इन्हीं के ही मतलब एक शिष्य ही बोल सकते हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट, इनको भी मिल चुका है ग्रैमी। और एक चीज़ अब इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, रिकी केज जो हैं यंगेस्ट इंडियन है, ठीक है, ही इज़ दी यंगेस्ट इंडियन टू गेट ग्रैमी। और ना सिर्फ यंगेस्ट इंडियन है, बल्कि किसी इंडियन को जिसको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स ग्रैमी मिला हो, ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ़ टाइम्स इन्हीं को ही मिला है। कितनी बार, 3 बार। सबसे पहले इनको मिला था 2015 में, 2015 में, और तब ये यंगेस्ट इंडियन बन गए थे टू गेट द ग्रैमी अवार्ड। और अभी बैक टू बैक इनको 2 बार मिला है फॉर हिज एल्बम, और उस एल्बम का नाम है द डिवाइन टाइड्स।
इसके लिए इनको ग्रैमी मिला है बैक टू बैक 2 बार। क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे याद आ रहा है किसका नाम, अल्लाह राखा का नाम। क्यों? क्योंकि जो हमारे पंडित रविशंकर जी हैं उनके साथ ही रहते थे अल्लाह राखा, मतलब ये तबला वादक थे। क्या बजाते थे? तबला। तो इनका पूरा बैंड होता था ना जो साथ में चलता था, तो उसमें अल्लाह राखा एक होते थे जो कि काफ़ी फेमस थे। अल्लाह राखा तबला बजाते थे। शिव कुमार शर्मा, आई थिंक आप जानते होंगे सभी लोग, संतूर। ठीक है। और कमेंट में आप बताएंगे उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जिप्सम का आपका केमिकल फार्मूला क्या होगा? CaSO4.2H2O। इसमें अगर हम 373 केल्विन में हीट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो सीमेंट बनाने में, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। प्लस इसको हम अगर जो एल्कलाइन सॉइल होती है, जो क्षारीय मिट्टी होती है, उसको ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं CaSO4.2H2O को। अब इससे क्या क्या चीज़ याद आनी चाहिए आपको? इससे याद आना चाहिए आपका बेकिंग सोडा, जिसको हम ना जाने कितनी बार कर चुके हैं और जिसका पूछा था कि भाई नाम बता दो, इसका नाम क्या होता है कल के CDES एग्जाम में। ठीक है। तो इसका ये क्या होता है? NaHCO3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह होता है हमारा एक वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा से ही हमारा क्या बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है। जब हम बेकिंग सोडा में क्या कर देते हैं? माइल्ड एसिड मिला देते हैं। जैसे कि माइल्ड, अगर हम टार्टरिक एसिड को मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा? बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। और क्यों मिल जाएगा? और उसमें याद रखना कि CO2 गैस जो है निकलती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और टार्टरिक एसिड ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें टैमरिंड यानी कि इमली में देखने को मिलता है। प्लस ये जो अंगूर होते हैं ग्रेप्स, उसमें भी देखने को मिलता है। बाकी अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा की, ठीक है, वॉशिंग सोडा की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है। ये होता है हमारा वॉशिंग सोडा। कल के CDES एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप देखिए उस पेपर को, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। तो उसमें एक क्वेश्चन, नहीं तो चलो यार मैं पोस्ट करूँगा उसको आपको, अभी मैं ऐसे बता दूंगा तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन मैं पोस्ट करूँगा, फिर अटैम्प्ट करना और बताना उसका आंसर क्या होगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। और बाकी यार बेकिंग सोडा के यूजेस क्या क्या हैं वो सारी चीज़ जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, या डिस्कस नहीं कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज ना जाने हम लोग कितनी बार कर चुके हैं। इसको हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। इसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। और कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसका हम एंटासिड के तौर पे यूज़ करते हैं। एंटासिड क्या होते हैं? जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी एक तरह के बेस होते हैं। जिस सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा एंटासिड का और कौन सा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल्ट वाइज। वॉशिंग सोडा को हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। प्लस वॉशिंग सोडा को हम ग्लास पेपर फैक्ट्री जो है वहाँ पर यूज़ करते हैं। और इन्हीं का एक और भाई होता है ब्लीचिंग पाउडर, जो हमें पता होना चाहिए। क्या? ब्लीचिंग पाउडर। वो क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है। दैट इज CaOCl2। वाटर के प्योरीफाई वगैरह करने में इसको यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है। और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, बिकॉज यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी वजह से एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। अब ध्यान से अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। ये आया तो आपके CGL Tier 1 में था, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपके Tier 2 में आते हैं। तो ये चीज़ आपको सीखनी है कि इन तरह के क्वेश्चंस को, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, कैसे करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज सॉट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ कंपलसरी बेसिस। यानी परिवार कल्याण कार्यक्रम ने अनिवार्य आधार पर जिम्मेदार और नियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने की मांग की है। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो अगर हम ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ें तो पहला स्टेटमेंट, मैंने आपको क्या ट्रिक्स बताई थी? अगर आपको याद हो, मैंने आपको ट्रिक्स ये बताई थी कि जहाँ पे भी आपको एक्सट्रीम कीवर्ड्स मिल जाएं तो वो स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। जैसे कि ओनली, जैसे कि ऑल, जैसे कि ऑलवेज, जैसे कि नन, ये सब क्या होते हैं? एक्सट्रीम कीवर्ड्स होते हैं। और ये वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं जनरली गलत होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमेशा गलत होते हैं, पहले आपको आपके नॉलेज का यूज़ करना है। जब वो आपका नॉलेज ख़त्म हो जाता है तब इस चीज़ का आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे हैं।
तो पहला द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है सॉट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान पेरेंटहुड ऑन अ कंपलसरी बेसिस। परिवार कल्याण कार्यक्रम ने अनिवार्य आधार पर जिम्मेदार और नियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने की मांग की है। ठीक है, अब ना तो इसमें डेटा फैक्ट है, और ये भी मैंने आपको बताया था कहीं पे भी अगर डेटा हो, कहीं पे जैसे कि फॉर एग्जांपल इतने लाख करोड़ का ये दिया गया या फिर इतनी, तो वहाँ पे भी थोड़ा सतर्क हो जाना है। अगर डेटा भी एक्सट्रीम है तो वो भी जनरली गलत होता है। ठीक है, द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम याद करें 21A आर्टिकल जो बोलता है राइट टू एजुकेशन, जो कि 86th अमेंडमेंट से ऐड हुआ, या फिर अगर हम बात करें जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हुई आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज के 86th अमेंडमेंट से 2002 से, उसने ये बोला था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो उस हिसाब से तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि जो डेटा दिया है वो डेटा जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। बट पहले को देखिए, द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है सॉट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ कंपलसरी बेसिस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है सॉट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड। पेरेंटहुड प्लान्ड होगा और कंपलसरी बेसिस पे होगा। अब आप खुद ही सोचिए, आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज के में फंडामेंटल ड्यूटी है कि भाई सभी गार्जियंस की ड्यूटी बनती है अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना है। लेकिन अगर नहीं देते हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई केस चल सकता है? नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता है? बिकॉज जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, चाहे वो हमारे DPSP हो, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हो, ये सब कैसे नॉन जस्टिसिएबल हैं, यानी कि वाद योग्य नहीं होते हैं। ये इनके अगेंस्ट आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो ही सिर्फ हमारे जस्टिसिएबल होते हैं। इसी वजह से DPSP को कभी कभी हम नॉन जस्टिसिएबल राइट्स के नाम से जानते हैं। तो यानी कि यहाँ पे कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है कि भाई नहीं पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो ये कंपलसरी यहाँ पे एक एक्सट्रीम कीवर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आप बोलोगे सर कंपलसरी तो यहाँ पे भी है। तो ये आप अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है? कंपलसरी पेरेंटहुड, कंपलसरी पेरेंटहुड। ठीक है, और यहाँ पे क्या? एजुकेशन देना 14 साल तक के लिए, जो कि हमने आर्टिकल नंबर 21A में पढ़ा है। पहला वाला यहाँ पे गलत होगा, दूसरा सही होगा। आंसर ऑप्शन नंबर 4 ओनली 2 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वंगाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। तो जो वंगाला त्यौहार है निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भूटिया, गारो, भील या फिर थारू ट्राइब। वंगाला तो याद रखिए ये मनाया जाता है गारो ट्राइब, जो कि कहाँ की है? मेघालय की। मेघालय की हम 3 ट्राइब पढ़ते हैं, एक तो गारो, एक खासी पढ़ते हैं, एक सेकेंड, एक पढ़ते हैं खासी और एक पढ़ते हैं जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। गारो मनाती है वंगाला, खासी मनाती है आपकी नोंगक्रेम। ठीक है, नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल, और जैंतिया मनाती है, अगर आपको याद हो हम पहले कर चुके हैं, बेहदिन खलाम। याद है आपको बेहदिन खलाम? ये जैंतिया ट्राइब सेलिब्रेट करती है। वंगाला जो फेस्टिवल है इसको 100 ड्रम्स का फेस्टिवल या फिर द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से जाना जाता है। जल्दी से आप बताइए किस फेस्टिवल को हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जानते हैं? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। तो याद रखिएगा फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से हम जानते हैं हॉर्नबिल को। ठीक है, हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज इस तरह के आप क्वेश्चन पूछता है। तो ये दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में मनाया जाता है, दिसंबर के पहले हफ्ते में। वंगाला की बात करें ये नवंबर में मनाया जाता है, और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, एक तरह का हार्वेस्ट, यानी कि जब कटाई होती है तब हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और इसमें भगवान सूरज की पूजा की जाती है, सन गॉड की, जिनका नाम वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में सलजोंग है। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल से मुझे कटी बिहू भी याद आ रहा है। एक तो बोहाग बिहू बताया था, बोहाग बिहू क्या है? न्यू ईयर का फेस्टिवल है असम में। कटी बिहू जो है वो हार्वेस्ट का फेस्टिवल है। न्यू ईयर के फेस्टिवल हमने सारे याद किए थे, अगर आपको याद हो, जैसे पुथांडू हमने तमिलनाडु में पढ़ा था। ठीक है, हमने नवरोज़ पढ़ाया था कि जो हमारे जो पारसी कम्युनिटी होती है वो मनाती है। केरल में इसको विशु के नाम से मनाते हैं। वो सारी चीज़ हम देख चुके हैं। और जो कटी बिहू होता है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। इतनी चीज़ क्लियर? तो फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी देख लिया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे और कौन कौन सी ट्राइब लिखी हुई है? देखो भूटिया ट्राइब आपको ये पता होना चाहिए सिक्किम की है। एक ट्राइब होती है भोटिया और एक होती है भूटिया। दोनों ही हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं, लेकिन जो उत्तराखंड में पाई जाती है, याद रखना, जो भोटिया ट्राइब होती है ना, भोटिया,
वो उत्तराखंड वाले रीजन में पाई जाती है। और जो भूटिया होती है, अगर आपने सुना हो वाईचुंग भूटिया का नाम है ना, फुटबॉल प्लेयर थे, तो ये वाईचुंग या फिर जो भूटिया ट्राइब होती है वो सिक्किम वाला जो आपका इलाका है वहाँ पे होता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं और भी लिख देता हूँ कुछ जो ट्राइब्स हैं जो कि आपके फेस्टिवल्स मनाती हैं। जैसे कि अगर बात करें एक आपका होता है पुत्तारी फेस्टिवल, ठीक है, पुत्तारी होता है। एक आपका बैसागु होता है, ठीक है, बैसागु। फिर आपका एक होता है आपका नगोबा, ठीक है, नागोबा जातारा या फिर जात्रा, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो। तो पुत्तारी की बात करें तो ये मनाया जाता है, कोडावा एक कम्युनिटी है कहाँ पे, या फिर कोडावा ट्राइब है, ये है कर्नाटक में, ठीक है। बैसागु की अगर बात करें तो ये आपकी बोडो ट्राइब है, वो मनाती है कहाँ पे, असम में। और अगर हम बात करें नगोबा जात्रा, ये जो कि गोंड और एक प्रधान ट्राइब होती है वो मनाते हैं इसको तेलंगाना में, ठीक है। गोंड ट्राइब तो बहुत फैली हुई है और वन ऑफ दी लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया में ये। अगर हम लार्जेस्ट ट्राइब की बात करें जरा बताइए, ठीक है, लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है तेलंगाना। क्लियर है? ठीक। तो यहाँ पे लार्जेस्ट ट्राइब ये आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया है भील। कहीं कहीं पे आपको गौंड में मिल जाएगा और कहीं कहीं पे आपको संथाल भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है क्या देगा। बट मोस्ट ऑफ दी जगह आप देखेंगे तो भील इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब। टोटल जो एसटी पॉपुलेशन है उसका 37% भील जनजाति का ही है, जो आपको सेंट्रल इंडिया जैसे एमपी वगैरह में देखने को मिलेगा। संथाल ट्राइब से आपको क्या याद आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि इसी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, संथाल ट्राइब से। क्लियर है? अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा संथाल रेबेलियन कब हुआ था, संथाल रेबेलियन कब हुआ था? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेज इज प्राइमरली परफॉर्म्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। इनमें से कौन सा फोक डांस है जो बिहार में प्राइमरली परफॉर्म किया जाता है? कलबेलिया, विदेशिया, कुमट्टी या फिर घूमर। बहुत आसान सा क्वेश्चन, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि बिहार मतलब विदेशिया, ठीक है, विदेशिया। और हमने याद कैसे रखे थे बिहार के फोक डांसेस कि जो जीजा जी थे, है ना, जीजा से हमारे झिझिया, ठीक है, वो विदेश गए थे और वहाँ से क्या लाए थे, वहाँ से कजरी लेके आए थे। तो कजरी आपका यूपी बिहार दोनों मनाया जाता है। तो और हमने एक झिझिया से याद किया था झरनी, ठीक है, झरनी याद किया था। कलबेलिया अगर बात करें तो कलबेलिया जो है, ये जो कलबेलिया ट्राइब है राजस्थान में, वो इसको सेलिब्रेट करती है, जिसको कि हम स्नेक ट्राइब के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये स्नेक्स के साथ डील करते हैं, सांपों के साथ। कुमत्ती की बात करें, ये कुमत्ती, घूमर तो आई थिंक सब जानते होंगे, घूमर आपका कहाँ का है, ये है राजस्थान का डांस, ठीक है। और जो आपका झूमर है, झूमर कहाँ का है, ये है आपका हरियाणा का, ठीक है, झूमर है आपका हरियाणा का, घूमर है आपका राजस्थान का। और कुमत्ती की बात करें, ये सेलिब्रेट किया जाता है, इसको कुमत्ती कली के नाम से भी जाना जाता है। और याद करिए कली से आपको क्या याद आना चाहिए, कथक कली, और वो कहाँ का है, केरल का। इसको हम मास्क्ड डांस के नाम से भी जानते हैं, कुमत्ती को, ठीक है, मास्क डांस के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करो कौन सा क्या डांस होगा, तो ये कौन सा होगा बताइए, ये कहाँ के लोग आपको दिख रहे हैं, हा? बिहार के। और ये जो आप यहाँ पे अभी देखा है विदेशिया, ये वही है, ये विदेशिया, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है आपके राजस्थान का कलबेलिया, ठीक है, ये स्नेक ट्राइब के नाम से जाना जाता है। और ये है जो अभी कलमट्टी आपने देखा या फिर कुमत्ती देखा, कुमत्ती कली के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अभी मैंने बताया मास्क डांस होता है, ठीक है। तो ये है आपका कुमत्ती। जब भी ये जो आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन होता है, कहीं पे भी आपको कुछ भी याद करने में प्रॉब्लम आए तो आप पिक्चर गूगल करके अगर आप देखेंगे तो आपको बेटर तरीके से और चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नहीं लगता है कि आपसे अगर कोई पूछ लेगा भी मास डांस कौन सा होता है तो आप बता नहीं पाएंगे कि कुमत्ती होता है, क्योंकि ये आपने पिक्चर देख लिया इसमें, ठीक है। और ये एक तरह का ड्रामा टाइप होता है, देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे एक ड्रामा किया जाता है इसमें विदेशिया में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इवेंजेलिस्टा टॉरिसेल्ली वॉज नोन फॉर विच डिस्कवरी। जो इवेंजेलिस्टा टेरासोली वो किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? इन्वेंशन ऑफ वैक्यूम गॉज, मर्करी बैरोमीटर, पीजोमीटर या फिर स्प्रिंग बैलेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और एक चीज़ यार मुझे दिमाग में याद आ रही कि याद रखना, जो कलबेलिया है ना, ये जो आपका थार रीजन है वहाँ पे ये मतलब ट्राइब पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेंशन जो मर्करी बैरोमीटर है वो इन्होंने इसकी इन्वेंशन किया था इवेंजेलिस्टा टॉरिसेल्ली ने।
और मरकरी से हमें क्या याद आना चाहिए कि इट इज़ दी ओनली, ठीक है, जिसको हम पारा बोलते हैं, ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, मेटल एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि लिक्विड तो भाई सीजियम भी हो जाएगा, अगर उसको हम हथेली पे रखेंगे तो पिघलने लगता है सीजियम, ठीक है। सोडियम भी बहुत सॉफ्ट होता है, चाकू से कट कर सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे तो मरकरी होता है। क्लियर है। और अगर बात करें मरकरी के रिगार्डिंग, हमें याद आना चाहिए अमलगम। अमलगम क्या होता है? किसी भी चीज़ का एलॉय, एलॉय क्या होता है? मिश्र धातु, ठीक है, जिसमें कि काफ़ी सारी धातुएं अधातु मिला के जो है कोई चीज़ बनाई जाती है, उसको एलॉय बोलते हैं। तो अगर उस एलॉय में मरकरी है, मरकरी मेटल है, तो उसमें उस एलॉय को हम एमलगम बोलते हैं। क्लियर है। और अगर हम बात करें इन्वेंशन ऑफ पीजोमीटर, पीजोमीटर को किसने इन्वेंट किया था? तो ये उन्हीं ने इन्वेंट किया था जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया था, एंड हिज नेम इज हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेट, ठीक है। इन्होंने डिस्कवरी की थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की और पीजोमीटर की भी। पीजोमीटर क्या होता है? पीजोमीटर एक चीज़ होती है जो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी को मापता है, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी को मापता है, याद रखिएगा। और स्प्रिंग बैलेंस की अगर बात करें तो रॉबर्ट हुक ने, और इन्होंने ही हुक्स लॉ दिया था कि स्प्रिंग में अगर कितना डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि हमने फोर्स कितना अप्लाई किया है, और इसका फॉर्मूला होता है F = -kx, बिकॉज जैसे ये फोर्स जहाँ पे अप्लाई करेंगे उसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिखाता है कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे। हुक्स लॉ ने ये बोला था, ठीक है। और के है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट। आप ये बताइए हुक्स लॉ दिया कब था रॉबर्ट हुक ने? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग आर members of 15 naturally occurring metallic chemical elements whose atomic numbers are between 57 and 71। निम्नलिखित में से कौन 15 स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच में? एक्टिनाइट्स, एल्कली मेटल, लैंथेनाइट्स या फिर हेलोजन। तो ये 15 नेचुरली अकरिंग मेटालिक केमिकल एलिमेंट हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो 57 से लेकर 71 के बीच में। अब एल्कली मेटल तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि एल्कली मेटल तो भाई 1 से चालू होते हैं, अगर आपको याद हो, हाइड्रोजन, ठीक है, हेलिना, कब्र से फरार, है ना, ये सब क्या होते हैं? सोडियम का ही 11 है, लिथियम का 3 है। ये कहाँ से आपके 57 और 71 के बीच में तो आ नहीं रहे हैं। एल्कली मेटल हमारे कौन से होते हैं? जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। हेलोजन्स क्या होते हैं? जो हमारा जो 17th ग्रुप है उसके जो एलिमेंट होते हैं, जैसे फ्लोरीन से चालू होते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 9 भाई 57 और 71 के बीच में तो आता नहीं है। अब पीरियोडिक टेबल में आप इसको देख लो, ये क्या है आपके? ये हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है, ये क्या है? एल्कली मेटल्स इनको बोलते हैं, ठीक है। और ये रहे आपके ये 17th ग्रुप, इनको बोलते हैं हेलोजन्स, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको बोलते हैं हम। और हमने एक चीज़ और कि इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, जिसमें जितनी भी इसमें गैसेस हैं उनको हम इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैस के नाम से जानते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी कैसे निकालनी, सारी चीज़ हम लोगों ने सीखी थी। एल्कली मेटल्स की 1 होगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की 2 होगी, बिकॉज इनकी वैलेंस शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हेलोजन्स की बात करेंगे, अगेन इनकी 1 होगी। इनर्ट गैसेस की जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यूजुअली मेटल्स देखने को मिलते हैं, राइट साइड में यूजुअली आपको नॉन मेटल्स देखने को मिलते हैं। लेफ्ट से राइट में जाओगे तो नॉन मेटल। बात अगर हम कर लें जैसे कि हमारा ये जर्मेनियम हो गया, ठीक है, बोरॉन, सिलिका, जर्मेनियम, एसिटाइन, ये जो आपको एक येलो कलर में दिख रहे हैं ये सब एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब आपके मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनकी मेटल की इतनी अच्छी कंडक्टिविटी नहीं होती और नॉन मेटल्स की उतनी बुरी भी कंडक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जो बीच में होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, या फिर जो ट्रांजिशन जोन में होते हैं, उनको हम बोलते हैं, जैसे ये क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं, इसके लेफ्ट साइड में क्या है? मेटल्स हैं, तो उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। ये हमारी पीरियोडिक टेबल से हमें क्या क्या चीज़ें याद आना चाहिए कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हेनरी मॉजले ने दिया था। उससे पहले हमारा मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को दिया था, लेकिन वो उसको ढंग से क्या नहीं कर पाए थे, सिद्ध नहीं कर पाए थे। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसको फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए थे, प्लस उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास, परमाणु भार पे बेस्ड थी, लेकिन जो हेनरी मॉजले ने एटॉमिक नंबर की खोज की थी और इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी। और हमने इस पर क्वेश्चन भी किया था, अगर आपको याद हो, एक्सरे वगैरह करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट में दिखाया था, तो हमने आंसर क्या मार्क किया था? हेनरी मॉजले। उससे पहले न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। क्या दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था 1865 में, और फिर 1869 में जो है हमारे मेंडलीव जी ने पीरियोडिक टेबल दी थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और
बात करें लॉ ऑफ ट्रायड थ्योरी किसने दी थी, तो वो हमने याद किया था डॉबरमैयर ने दिया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग पढ़ चुके हैं। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ऊपर से नीचे जाने पे जो साइज़ होता है वो घटता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की जो इच्छुकता होती है, वो ऊपर से नीचे में कम होती है, लेकिन लेफ्ट से राइट में वो चीज़ बढ़ती है। लेफ्ट से राइट में साइज़ घटता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो जो नंबर ऑफ शेल्स होती हैं, शेल्स आप समझते हैं ना, जो वो ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जो सारी चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वो बढ़ती हैं। जैसे कि लिथियम में अगर बात करेंगे तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई 2,1 तो हमने ये पढ़ा है ना, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो भाई क्या इसको एम शेल की ज़रूरत पड़ेगी लिथियम को? नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 है, 2 आ जाएंगे के वाले में और 1 आ जाएगा एल वाले में। और किस शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सोडियम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2,8,1 होगा। तो इसमें के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 शेल। तो जैसे ऊपर से नीचे बढ़ोगे, इसमें सिर्फ के शेल ही होगी, तो नंबर ऑफ शेल जो है एक एक करके बढ़ती जाएगी, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे। देखिए लिथियम में भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम में भी एक है, पोटेशियम में भी एक होगा, रुबीडियम में भी, सीजियम में भी एक एक होगा, तभी इनकी वैलेंसी एक होती है कलेक्टिवली। यानी कि नंबर ऑफ शेल ऊपर से नीचे में बढ़ती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। और लेफ्ट से राइट जाने पे, अक्रॉस अ पीरियड जाने पे हमारे पूरे कितने ग्रुप होते हैं? 18 समूह यानी 18 ग्रुप्स होते हैं, और 7 आवर्त यानी कि 7 पीरियड्स होते हैं। तो लेफ्ट से राइट जाने पे नंबर ऑफ शेल तो सेम रहेगी, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते रहेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उल्टा होता है ग्रुप के केस में। तो अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें मिलता है लैंथेनाइड, ठीक है, और ये इसका आंसर होगा लैंथेनाइड। अब ये तो अब 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते थे, इसका आंसर होगा लैंथेनाइड। और अगर मैं बात करूँ 89 से लेके जो 103 तक हैं एलिमेंट्स, उनको हम एक्टिनाइड की कैटेगरी में रखते हैं। लैंथेनाइड जो होते हैं ये यूजुअली रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, सिर्फ अगर एक को छोड़ दें, प्रोमीथियम नामक एक लैंथेनाइड को छोड़ दें, तो सारे जो हमारे लैंथेनाइड्स होते हैं वो हमारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक्टिनाइड्स की, तो ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। ये सारे, एक को छोड़ के सारे नॉन रेडियो एक्टिव हैं, और ये सारे ही रेडियो एक्टिव हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, ठीक है, रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टिनाइड बहुत जल्दी जो है कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, लेकिन जो आपके लैंथेनाइड्स होते हैं वो बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्सेस नहीं बना पाते हैं। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैंथेनाइड को यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दिया गया, और यहाँ से एक्टिनाइड को निकाल के यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज कंसिडर्ड एज लास्ट पावरफुल मुगल रूलर ऑफ इंडिया? भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसको माना जाता है? तो सभी जानते हैं शक्तिशाली और लास्ट, ये है हमारा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। औरंगजेब के रिगार्डिंग क्या क्या याद हमें आना चाहिए कि इसको जिंदा पीर का टाइटल मिल चुका था, फिर जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। जिंदा पीर का मतलब एक तरह से जिसकी सिंपल लिविंग होती है और हाई थिंकिंग है ना, सादा जीवन उच्च विचार जिसको बोलते हैं। इसको दरवेश के नाम से भी जाना जाता था, दरवेश, ठीक है। और हमने इसके रिगार्डिंग क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि हमने इसके रिगार्डिंग क्या पढ़ा था, हाँ, कि 1707 AD में इसका शासन, इसकी मृत्यु हो गई थी और इसका शासन जो है वो ख़त्म हो चुका था। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसका भी यार जल्दी से देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी याद रखना, वो 1296 में आया था और 1316 में वो चला गया था। 1316 मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी और उसका शासन खत्म हो गया था। उसी तरह औरंगजेब का जो शासन है वो 1707 AD में ख़त्म हुआ था। और इसमें हम इसके रिगार्डिंग याद रखना है कि ही री इंट्रोड्यूस्ड जजिया, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि इसने जजिया जो टैक्स था, ठीक है, जजिया जो टैक्स था उसको री इंट्रोड्यूस किया था। और एक चीज़ कि एक ट्रैवलर था जो फ्रांस से आया था जिसका नाम था फ्रैंकोइस बर्नियर। ये जो ट्रैवलर है ना, ये फिजिशियन था इसके कोर्ट में। एक्चुअली में पहले दारा शिकोह के कोर्ट में था, क्योंकि जो दारा शिकोह था इसका बड़ा भाई था, ठीक है। दारा शिकोह, शाहजहाँ ने इसी को गद्दी पे बिठाया था, लेकिन फिर औरंगजेब ने इसको मार डाला। किस बैटल में? सामूगढ़ का जो बैटल था, सामूगढ़ का, उसमें इसको हटा के खुद राजगद्दी पे बैठ गया। तो याद रखना, बैटल ऑफ सामूगढ़ औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया। और दारा शिकोह के ही कोर्ट में पहले फ्रैंकोइस बर्नियर था, क्या, फिजिशियन, और उसके बाद क्योंकि मर गया तो उसके बाद आ गया औरंगजेब, तो औरंगजेब के भी कोर्ट में ये था फिजिशियन, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द फर्स्ट ओडिसी क्लासिकल डांसर फ्रॉम ओडिशा। और एक चीज़ हम लोगों ने और भी पढ़ी थी अगर आपको याद हो औरंगजेब के रिगार्डिंग, कि इसने जो है 9th जो सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उनको एग्जीक्यूट किया था, उनको मरवाया था।
प्लस हमने ये पढ़ा था इसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, जो रेड फोर्ट है, लाल किला है मस्जिद, ठीक है, मस्जिद, उसका जो है मोती मस्जिद का निर्माण कराया था रेड फोर्ट के अंदर। कल एक सवाल पूछा गया था सीडीएस के पेपर में कि एक बंदा है जो दिल्ली विज़िट कर रहा है और वो सिर्फ दिल्ली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को ही विज़िट करेगा, तो वो किस किस साइट पे विज़िट करेगा? तो आंसर था उसका कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार जो कि बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था, और आखिरी माला फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिर इसका एक था रेड फोर्ट जो शाहजहाँ ने बनवाया था, लाल किला, और हुमायूंस टॉम्ब, ठीक है, हुमायूंस टॉम्ब, ये जो है 3 है आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दिल्ली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अभी। और कुछ अच्छा, हौस खास का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना वो अलाउद्दीन खिलजी ने हौस खास का निर्माण करवाया था, ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं? चलिए ठीक है, अभी इतना याद रखते हैं। नेम द फर्स्ट ओडिसी क्लासिकल डांसर फ्रॉम ओडिशा हु वाज कन्फर्ड द पद्म विभूषण अवार्ड। ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस वजह से डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे सारे ही ओडिसी डांसर ही हैं, ओडिसी क्लासिकल डांसर है, लेकिन सबसे पहले पद्म विभूषण किसको मिला? जैसे बात करें सोनल मान सिंह, इनको भी पद्म विभूषण मिल चुका है, लेकिन सबसे पहले अगर बात करेगा तो ये मिला है केलुचरण मोहापात्रा को। केलुचरण मोहापात्रा इनको सबसे पहले, इनको भी मिल चुका है लेकिन केलुचरण मोहापात्रा को सबसे पहले मिला था। और ये आपको नोट कर लेना है अपने नोट्स में कि दीज आर दी एक्सपोनेंट्स ऑफ ओडिसी क्लासिकल डांसर। और हमने क्या क्या पढ़ा था अगर आपको याद हो ओडिसी में, तो हमने माधवी मुदगल का नाम पढ़ा था अगर आपको पहले याद हो, ठीक है, ओडिसी में। और साथ ही साथ हमने शगुन, ठीक है, शगुन भूटानी का नाम पढ़ा था ओडिसी डांस में। तो इन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 17th। मिर्ज़ा कामरान वॉज द ब्रदर ऑफ विच मुगल एम्पर। मिर्ज़ा कामरान किस मुगल बादशाह का भाई था? जहांगीर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहाँ? तो जो मिर्ज़ा कामरान था ये हुमायूं का बेटा, सॉरी बाबर का बेटा और हुमायूं का भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर होगा। हुमायूं का ये भाई था मिर्ज़ा कामरान और बाबर का बेटा था, ठीक है। बाबर आप जानते हैं 1526 AD में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा के इसने मुगल एम्परर का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 18th। डैश इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ एनी फर्म। किसी भी फर्म की संपत्ति और देनदारियों का रिकॉर्ड क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैंक बेल आउट, बैलेंस शीट या फिर बिल फाइल। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में भी आप जानते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो किसी कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस कितना है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जहाँ पे एक तरह से ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, कितना इंपोर्ट हुआ कितना एक्सपोर्ट हुआ, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट जानते हैं, जिसको हम हिंदी में भुगतान शेष के नाम से जानते हैं, ठीक है, भुगतान शेष। अब ये जो है इसका आंसर तो हो नहीं सकता है बिकॉज इसमें एसेट लायबिलिटीज़ नहीं, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। बैंक बेल आउट भी नहीं होगा, बैलेंस शीट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ये उस तरह के क्वेश्चन है कि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन उतना खासा नीडेड है नहीं। जैसे बीच में भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे जैसे मिर्ज़ा कामरान, इसमें भी कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नीडेड है नहीं, इसी वजह से मैं फालतू का एक्सप्लेनेशन दे नहीं रहा हूँ, ठीक है। नहीं, एक्सप्लेनेशन देने को तो मैं दे सकता हूँ भाई, पूरी मिर्ज़ा कामरान की हिस्ट्री करवा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन की जो संख्या है वो बढ़ा दी है 25, और इस तरह के भी क्वेश्चन लेने लग रहा हूँ जहाँ पे थोड़े से वियर टाइप होते हैं और ये मतलब रिपीटेडली नहीं आते हैं, लेकिन अगर आ जाएँ तो फिर आपसे मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया, 19 हो गई, ठीक है, 19 होगा, 19 के बाद 28, ठीक है, 19 हो गई है। क्लियर है? हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर रास बिहारी बोस? हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या कहा था इनके रिगार्डिंग? हमने तो ये नहीं कभी पढ़ा, हमने तो ये पढ़ा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि ब्लड वाला स्लोगन था इनका था, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था? जय हिंद का नारा दिया था इन्होंने, प्लस इन्होंने क्या नारा दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था, प्लस इन्होंने बोला था कि आज़ादी जो है छीनी जाती है, दी नहीं जाती, यानी कि फ्रीडम इज़ शैल बी टेकन नॉट गिवन, ये बोला था बोस जी ने हमारे, ठीक है। और बोस जी की जयंती, ठीक है, जन्म तिथि क्या है जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। भगत सिंह का सिर्फ एक ही हमें पढ़ना है, दैट इज़ इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद। और इनके रिगार्डिंग हम क्या क्या पढ़ चुके हैं भगत सिंह के रिगार्डिंग, हम जल्दी से रिकॉल करते हैं कि भगत सिंह इन्वॉल्व थे जो आपकी HSRA होम रूल बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में फिरोज शाह कोटला में बनी, तो उसमें इन्वॉल्व थे। वैसे तो मेन फाउंडर चंद्रशेखर आज़ाद थे, लेकिन फाउंडिंग टीम में आपके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थापड़ जी ये भी इंक्लूडेड थे।
सॉन्डर्स की हत्या की थी अलॉन्ग विद राजगुरु एंड सुखदेव थापर जी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम फेंका था, किसी को मारने के पर्पज़ से नहीं, बस बहरे हो गए अंग्रेजों को सुनाई दे इसलिए। 1929 में इन्होंने बम फेंका था। किसके अगेंस्ट ये बम फेंका था ये भी पूछ सकता है, तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल, इसके खिलाफ फेंका था इन्होंने बम। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। और इनको फांसी की सज़ा हुई थी 23 मार्च 1930 को, इसीलिए हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इन्होंने अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में इन्होंने मार्क्सिस्ट फिलॉसफी पे ये बिलीव करते थे, जहाँ पे एक तरह से इनका ये मानना था कि किसी एक के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करने से ये देश आज़ाद नहीं होने वाला है, इसमें मास स्ट्रगल चाहिए। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने ये चीज़ बोली थी। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके रास बिहारी बोस थे, ये इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, आज़ाद हिंद फौज 1942 से बनी, उसके फाउंडिंग फादर बोल कहे जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो फाउंडिंग फादर थे वो मोहन सिंह थे, जिन्होंने सिंगापुर में उस पार्टी को बनाया। उसके बाद इन्होंने रास बिहारी बोस ने उनसे जो है एक तरह से बैटन लिया, या फिर मेन जो इंडियन नेशनल आर्मी है वो इन्होंने स्टार्ट करी। उन्होंने स्टार्ट करी थी, लेकिन उसको आगे उतना कैरी फॉरवर्ड कर नहीं पाए जो इन्होंने किया। उसके बाद हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, जिसपे CDS पे भी कल क्वेश्चन आया था कि इन्होंने उसमें एक रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन पर एक रेजिमेंट भी बनाया था उनके नाम पर। और सुभाष चंद्र बोस जी के रिगार्डिंग हमने याद किया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी 1939 में 1939 में त्रिपुरी सेशन जो था कांग्रेस का, उससे रिज़ाइन करने के बाद इन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। प्लस इन्होंने मैंने आपको बताया था नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था 1938 में। नेशनल प्लानिंग कमेटी, जब मैंने आपको अगर याद हो पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ाया था, दादा भाई नौरोजी के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे, तो 1938 में बनाया था, और इसके पहले प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये बताइए, करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था और किस मूवमेंट के टाइम पे दिया था? इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी कॉटन मिल्स इन इंडिया वर मोस्टली लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में सूती मिलें अधिकतर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित थी? महाराष्ट्र, हरियाणा, असम या फिर पंजाब? तो 19th सेंचुरी में मोस्टली कॉटन मिल्स कहाँ पे थी? जहाँ अभी हैं महाराष्ट्र में। सबसे पहली जो कॉटन मिल जो सेटअप की गई थी दैट वॉज एक्लैंड बोल रहा हूँ, एक्लैंड तो आपकी चलो बता ही देता हूँ, लिख रहा हूँ। तो एक्लैंड मिल जो थी वो हमारी देश की पहली जूट मिल थी, याद रखिएगा, जो कि रिशरा वेस्ट बंगाल में सेटअप किया गया। बंगाल में ही फोर्ट ग्लोस्टर नामक एक मिल को सेटअप किया गया था 1818 में, लेकिन दैट वाज अ कमर्शियल फेल कर गई थी, और इसीलिए फिर पहली एक तरह से जो ढंग से सेटअप की गई थी दैट वाज बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी जो कि महाराष्ट्र में सेटअप की गई थी 1854 में। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 1854 में सेटअप किया था, और उसके बाद जितनी भी सेटअप हुई मोस्टली वो यहीं पे सेटअप हुई, बिकॉज कॉटन मिल्स के लिए कॉटन चाहिए, और कॉटन के लिए सबसे हमारी बेस्ट जो सॉइल होती है दैट इज़ ब्लैक सॉइल। कॉटन के कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल सॉइल कौन सी होती है? ब्लैक सॉइल होती है, जो कि काफ़ी इम्परमिएबल भी होती है, दैट इज़ रिच इन लाइम, आयरन और एल्यूमिना में ये रिच होती है ये सॉइल। ये अपनी सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक के लिए जानी जाती है, स्व जुताई जिसको हम बोलते हैं, सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक के लिए जानी जाती है। इम्परमिएबल होती है, सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक और लाइम। और अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी सॉइल है जो गर्मियों में मतलब जिसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं और बरसात के टाइम पे चिपचिपी हो जाती है, फिर थिक हो जाती है, तो वो आपकी ब्लैक सॉइल ही होगी। और ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल क्रॉप है, जो कि आपको महाराष्ट्र, सदर्न MP इस रीजन में देखने को मिलेगा। विच आर्टिकल, और अच्छा है कि बताइए कौन सी सॉइल है जो काजू की खेती के लिए लैटेराइट नाम मैंने आप बता ही दिया, काजू जिसको हम बोलते हैं कैशिव नट्स, तो इसके लिए हमारी बेस्ट सूटेबल सॉइल कौन सी होती है? लैटेराइट सॉइल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो ये खादर और भंगर होता है, खादर और भंगर ये किस सॉइल के टाइप्स हैं? खादर और भंगर बताइए। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? आर्टिकल 368, 352, 249 या फिर 356। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, भाई हम सारी चीज़ें देख चुके हैं अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, आर्टिकल नंबर 368 अनुच्छेद 368, जो कि है हमारा पार्ट नंबर 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। जो अमेंडिंग प्रोसीजर है वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है,
और प्लस हमने ये पढ़ा है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है तो इसमें जॉइंट सिटिंग यानी कि जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा राज्यसभा की, इसका कोई प्रावधान नहीं है। जॉइंट सिटिंग के रिगार्डिंग ये चीज़ याद रखना कि हमारे देश में अभी तक सिर्फ 3 बार जॉइंट सिटिंग हुई है। हमने जॉइंट सिटिंग के रिगार्डिंग क्या क्या पढ़ा है? इस जॉइंट सिटिंग को, संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, प्रेसिडेंट। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और ये जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा है उसके अकॉर्डिंग ही चलती है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। बाकी याद रखना, अमेंडमेंट वाला जो बिल होता है ये राज्य की विधानसभा में नहीं आ सकता है, या फिर चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद, वहाँ पे नहीं आ सकता। ये सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में ही आ सकता है और दोनों के पास इक्वल पावर्स होती हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन, ठीक है, सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हमें मनी बिल को पास करवाना होता है, धन विधेयक को, तो हमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, लेकिन अमेंडमेंट वाले में नहीं चाहिए। और अमेंडमेंट वाले बिल में प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं होता है, नो वीटो पावर। और इस चीज़ को 24th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था कि राष्ट्रपति के पास कोई भी संविधान संशोधन विधेयक आएगा तो उस पर उसको सहमति देनी ही पड़ेगी। 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, जो हमारे देश में 3 बार लगा है। ठीक है, 3 बार, 52, 62 और जो 71 का, सॉरी, जो आपका 62 का जो चाइना का युद्ध था 1962 के साथ, और फिर हमारा लगा था 1971 में जब हम बांग्लादेश को लिबरेट कर रहे थे। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, अपने बेटे को, फिर हमने उसके साथ क्या क्या किया था वो सबको पता है ना। 1971 में बांग्लादेश को जब हमने लिबरेट किया था, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और 1975 में ये इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगा दिया। ये तो ठीक है, चाइना के साथ था, ये तो पाकिस्तान के साथ था, लेकिन यहाँ किसी के साथ युद्ध नहीं था। ये ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस लगा दिया था, जिसके बाद 44th अमेंडमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को ही हटा दिया और उसकी जगह आर्म्ड रेबेलियन नामक एक शब्द को ले आया। याद रखिएगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जो हमारी इमरजेंसी होती है ना, वो 3 ग्राउंड्स पे लग सकती है, या फिर 2 ग्राउंड आप बोल सकते हैं, वॉर या फिर वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर आर्म्ड रेबेलियन के केस में। इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड होता था पहले इसकी जगह, लेकिन जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसको हटा के आर्म्ड रेबेलियन लाया गया थ्रू 44th अमेंडमेंट, ताकि फिर से इस तरह की इमरजेंसी कोई ना लगा सके कोई हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आर्म्ड रेबेलियन, वैसे अगर हम बात करें आपातकाल लगाता कौन है, तो ये राष्ट्रपति लगाता है, प्रेसिडेंट। लेकिन आपको ये पता है कि वो बस प्रेसिडेंट क्या करता है, ठप्पा मारता है। ठीक है, और बाकी ये पता होना चाहिए कि जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड भी हो सकते हैं। लेकिन कौन से मौलिक अधिकार कभी सस्पेंड हो ही नहीं सकते हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 में जो हमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, वो सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। और अगर आर्म्ड रेबेलियन के तहत इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल नंबर 19 वाले जो हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 249 क्या बोलता है। तो 249 ये बोलता है, ये पावर देता है यूनियन को, पावर ऑफ यूनियन टू लेजिस्लेट इन स्टेट लिस्ट। मतलब क्या होता है इसका? अब अगर आप शेड्यूल देखो तो जो हमारे अनुसूची नंबर 7 है, ठीक है, हमारा जो 7th शेड्यूल है वो क्या बोलता है? वो हमारी 3 लिस्ट मेंशन करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं, इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं और इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं। तो यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उस पर सिर्फ यूनियन यानी कि केंद्र ही कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में सिर्फ राज्य ही आपका कानून बना सकता है, और कॉन्करेंट में, समवर्ती में, जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, उसमें दोनों बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यूनियन भी लॉ बना देता है। वो 5 केसेस होते हैं जिसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि वो आर्टिकल नंबर 249 का जो है यूज़ करके वो यूनियन जो है स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट बना सकता, लॉ बना सकता है। 356 अभी जानते हैं, ये हमारी प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करते हैं। याद रखिएगा, स्टेट इमरजेंसी नहीं बोलेंगे इसको, स्टेट इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ वर्ड, इसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं ऑफिशियल तौर पे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, और ये आर्टिकल नंबर 365 में भी दिया हुआ है। ठीक है, आज जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है वो कब लग सकता है? आर्टिकल नंबर 356 का अगर वॉल्यूशन होता है, फिर 365 का। 356 में ये दिया गया है कि अगर स्टेट की जो मशीनरी है वो ब्रेक डाउन कर जाए, यानी स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फंक्शन ना कर पाए, तब 365 ये बोलता है कि अगर केंद्र ने, सेंटर ने कोई डायरेक्शन दी है राज्य को और वो राज्य उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ये 365 बोलता है। अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करें, राष्ट्रपति शासन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ पे लगा है?
तो याद रखिएगा मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ये लगा है मणिपुर में 10 बार लगा ही है, ठीक है। और अगर बात करें कभी जहाँ कभी नहीं लगा 0 टाइम्स, तो ये सिर्फ मात्र 2 राज्य हैं। एक तो है आपका छत्तीसगढ़ और दूसरा है कुछ ऐसे करके पूछे हैं जिससे आपका, इसको भी मुझे वैसे पूछना चाहिए था, कल छत्तीसगढ़ पे क्वेश्चन भी आया था सीरियस एग्जाम में। और दूसरा स्टेट है तो आपका तेलंगाना, लेकिन मैं सोच रहा था अगर कुछ करंट में मुझे याद नहीं आ रहा था जिससे रिलेट करके यहाँ से फिर पूछता, तो आंसर होगा तेलंगाना। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज तक कभी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है। सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में लगा है 10 बार, यूपी में 9 बार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वर ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विच 5 ईयर प्लान। आत्मनिर्भरता की उपलब्धि और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? 5th, 3rd, 2nd या फिर 4th? तो इसको हम न जाने कितनी बार कर चुके हैं 5 ईयर प्लान को, बताइए। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, याद आ रहा आपको? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और आपका 20 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम जो दिया था इंदिरा गांधी जी ने, किस में दिया था? 5th 5 ईयर प्लान में। 3rd किस पे बेस्ड था? ये था आपका गडगिल योजना इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर ये सवाल पूछ ले गडगिल फार्मूले पे कौन बेस्ड था, तो 4th वाला बेस्ड था गडगिल फार्मूले पे, लेकिन गडगिल योजना 3rd को बोलते हैं, ठीक है। बुरी तरह से फेल हो गया था 66 से, ठीक है, 1966 में ख़त्म हुआ। और उसके बाद जो है, इसके बाद आ गया था क्या? इसके बाद आ गए थे हमारे प्लान हॉलीडे। इसे जल्दी से रिवाइज करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। तो 3rd 5 ईयर प्लान के बाद क्या आया था? प्लान हॉलीडेज़ आया था, 3 साल तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया था। उसके बाद 4th 5 ईयर प्लान आया था जिसने कि सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया था, ठीक है। किस पे? आत्मशक्ति पे बोल सकते हैं, सेल्फ रिलायंस पे। लेकिन 5th वाले ने क्या? सेल्फ रिलायंस और रिमूवल ऑफ पॉवर्टी दोनों पे फोकस किया था, ठीक है। तो इसमें सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया था। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने 8th वाला पढ़ा था। 8th 5 ईयर प्लान में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, इंडिकेटिव प्लानिंग, और दूसरा हमने पढ़ा था नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसमें आया था। सेकंड वाला क्या था? सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, वो तो खैर पूछता नहीं है, बस ये पूछता है वो हैवी इंडस्ट्रीज उसका मेन टारगेट था, तो हैवी इंडस्ट्रीज पे बेस्ड था। फिर हमने ये पढ़ा था 11th वाला जो 5 ईयर प्लान था वो बेस्ड था आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सॉरी सस्टेनेबल, नॉट इंक्लूसिव, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड था। और जो 12th आपका बेस्ड था, सॉरी एक सेकेंड, ये 11th वाला आपका बेस था इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे, इंक्लूसिव पे। और जो 12th था वो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव पे था, ठीक है, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे बेस था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है, ठीक है, 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग। आपको इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करना, और यहीं से 99% चांस है कि जो भी 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना ले जाएंगे। लेकिन वही है कि जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है, आपको भी जब भी कोई 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन देखते हैं तो सारी चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश किया करिए। उससे होगा क्या कि तुरंत आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। अच्छा, आप ये बताइए कि यूनाइटेड नेशन ने हमें टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे रखे हैं, कितने SDGs दे रखे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अच्छा, SDGs ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कितने दिए हैं। और एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर ये भी एक बार पूछा गया था CGL एग्ज़ाम में कि कौन से नंबर में कौन है। तो पहली बात तो चलो बता देता हूँ, 17 है टोटल, ठीक है। तो 17 को याद करना काफ़ी मुश्किल है, कुछ आप याद कर सकते हैं, जैसे कि पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, 5वां वाला। 5 याद करके रखिए, मुझे ऐसा लगता है इन्हीं में से आ जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने? फ्यू, ठीक है, फ्यूज़ लिख लो, ठीक है, फ्यूज़ से इसको याद कर लो। P से हो गया पॉवर्टी पे बेस्ड था कि नो पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। ये वाला जो है वो हंगर पे बेस्ड है कि नो हंगर, यानी कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, एक तरह सिंपली आप बोल सकते हो। ये बेस्ड है आपका हेल्थ पे। ये बेस्ड है आपका एजुकेशन पे। अब ये कैसे, मतलब ऑर्डर में ही क्यों याद रखना है? क्योंकि पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलता है पॉवर्टी की नहीं होनी चाहिए, दूसरा बोलता है हंगर नहीं होना चाहिए, तीसरा क्या बोलता है? हेल्थ सही होनी चाहिए सबकी, चौथा क्या बोलता है? एजुकेशन होना चाहिए। ये क्या बोलता है? WS से क्या? वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, वाटर याद कर लो, वाटर एंड सैनिटेशन सही होना चाहिए, सैनिटेशन। तो ये कौन सा हो गया? ये 5th हो गया। तो ऐसे करके आपको याद कर लेना फ्यूज़ से, ठीक है, फ्यूज़ से, और आपका आई थिंक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रवि कृति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूलर। रवि कृति निम्नलिखित में से किस वंश के शासक के दरबारी कवि थे? चोलास, चेरास, पल्लवास या फिर चालुक्यास? तो रवि कृति के रिगार्डिंग हम देख चुके हैं कि ये हमारे पुलाकेसिन II के कोर्ट पोएट थे, पुलाकेसिन II। और इन्होंने ऐहोल इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में लिखा था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये किसके थे, किस डायनेस्टी के रूलर थे? चालुक्य वंश के, ठीक है। अब इनके रिगार्डिंग में और क्या क्या याद होना चाहिए कि चालुक्य जो था ना डायनेस्टी, उसने यहाँ रूल किया था, मतलब नॉर्दर्न, सेंट्रल और थोड़ा सा सदर्न पार्ट में, ठीक।
और हमें क्या याद आना चाहिए, हमें बाकी कोड पोएट के नाम आने चाहिए, जैसे कि हरि सेन किसके थे, समुद्रगुप्त के थे, और कौन सा पिलर इंस्क्रिप्शन था, आपका प्रयागराज पिलर इंस्क्रिप्शन था, ठीक है, जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था। और समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था, आपके कविराज के नाम से जाने जाते थे, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे, प्लस वो वीणा बजाते हुए कॉइन्स में दर्शाए गए थे। फिर हमने पढ़ा था जो बाण भट्ट थे, बाण भट्ट किनके थे, ये थे आपके हर्षवर्धन के, और इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने हर्ष चरित्र लिखी थी। चालुक्य के बारे में बात करें, इन्होंने वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था, अगर आपको याद हो, वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस इन्होंने ही किया था, ठीक है। और चालुक्य की रिगार्डिंग याद होना चाहिए कि जो बादामी केव्स है ना, बादामी केव्स आपसे पूछ लेता है, वो इन्होंने ही बनवाई थी। बादामी की गुफाएं कहाँ हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य में, नॉर्दर्न कर्नाटक में आपको बादामी केव्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। और चालुक्य के बारे में क्या पता होना चाहिए, पुलाकेशिन II ने ही हर्षवर्धन को हराया था, ये पता होना चाहिए आपको। और चोला के बारे में तो यार सब कुछ पढ़ चुके हैं, चोला, चेरा और पल्लवा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि इन्होंने ही साउथ इंडिया में द्रविड़ आर्किटेक्चर की जो है शुरुआत की थी, ठीक। और कुछ बादामी केव्स, चालुक्य, ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कगेट डांस, अ कस्टमरी डांस फेस्टिवल ऑफ विच इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली इन सिक्किम, फॉल्स इन विच मंथ। कगेग नृत्य सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है, किस महीने में ये पड़ता है, अगस्त, मई, अक्टूबर या फिर दिसंबर में, किस महीने में पड़ता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कगेट, ये चीज़ याद रखना कि ये आपका मनाया कहाँ जाता है, लिखा है सिक्किम में, ठीक है। ये आपका दिसंबर के महीने मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था चू फाट, ठीक है, चू फाट जो कि आपका सिक्किम का ही डांस है, ठीक है। ये भगवान कंचनजंगा, ठीक है, माउंटेन है ना सिक्किम में, कंचनजंगा देखो हमारे इंडिया की हाईएस्ट पीक है, तो वहाँ पे भगवान के तौर से मानते हैं, तो वो ये चू फाट फेस्टिवल है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो फेस्टिवल है, ये जो सोइंग होती है, सोइंग समझते हैं, जब एक तरह से जुलाई का टाइम होता है, जब फसल बोई जाती है, तब इसको मनाते हैं कि भाई हमारी जो हार्वेस्ट है वो अच्छी हो, ठीक है। फिर अगर बात करें एक और होता है यहाँ पे जोमल लोक, ठीक है, जोमल लोक, ये एक ट्राइब है यहीं की, लेपचा ट्राइब, ठीक है। लेपचा और भूटिया कहाँ की ट्राइब्स हैं, सिक्किम की। तो लेपचा ट्राइब जो है जोमल लोक को सेलिब्रेट करती है, और चू फाट कंचनजंगा को ये डिवोटेड है, ठीक है। एंड द आखिरी क्वेश्चन इज़, जिसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट सेक्शन में, विच कंट्री हैज़ वॉन फीफा वर्ल्ड कप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। अब ये क्वेश्चन कल आपके सीडीएस एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको इसका आंसर बताना है, इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो यह है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना, अगर मन हो तो। बाकी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो कॉमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी इसका जो PDF है वो आपको परमार SSC टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।